हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के हम साइंस की तरफ चलेंगे और साइंस का जो हमारा अगला चैप्टर है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत है और उसका जो टॉपिक है वो है हमारा अधातुओं का रसायन। अधातुओं का रसायन के अंतर्गत अधातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। अधातु तो अधातुओं के पहले हम जानेंगे सामान्यतः सभी धातुएं सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था पर पाई जाती है और कुछ एक ऐसे जैसे वहां पर धातुओं में अपवाद है पारा वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, किंतु अधिकतर और अधातुओं का अगर हम बात करें तो उसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत सारे अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है और मुख्यतः जो अधातुएं होती है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन अधातु क्या है, वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार हमने देखा कि ब्रोमीन है एकमात्र धातु, जैसे मैंने बताया, और कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम ये सभी क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अधातुओं और ठोस धातुओं और अधातुओं में अंतर करना संभव है, क्योंकि सभी सामान्य जो धातुएं होती हैं वह सामान्य ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है और क्या है, अधातुएं होती है। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे, क्योंकि अधातुएं आघातवर्धनी होती है, भंगुर होती है, ये विद्युत के कुचालक होती है, वह सुचालक होती है, धातुएं कुचालक होती है, आघातवर्धनी होती है, इसमें भंगुरता का गुण होता है, ठीक है, इसमें चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातुओं में क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। एक छोटी छोटी कक्षाओं में धातु और धातुओं में हमने क्या किया था, भेद किया था, और जिसके बारे में हम बता भी सकते हैं। अब बताएंगे हम कि अधातुएं आवर्त सारणी में कहां पर स्थित है। अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान, देखिए धातु सबसे पहले जब आप जाएंगे ना, यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा मुझे बुक से, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आवर्त सारणी जब आप देखेंगे जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं ना, बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों के धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है, और कमी आने के पश्चात क्या होता है, बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी आती है। और एक ऐसा एक वैकरणीय एक पक्ष आता है जो व्हाइट कलर का, अगर आपने बुक में देखेंगे तो वो जो व्हाइट कलर का एक विकर्णीय रूप होता है उसे कहते हैं उपधातु। जैसे जैसे धात्विक गुणों में कमी हो गया और धात्विक गुणों के बाद एक त्रिभुज विकर्णीय एक रेखा दिखाई पड़ेगी, उसमें कुछ पद दिखाई पड़ेंगे, कुछ तत्व दिखाई पड़ेंगे, उन तत्वों को उपधातु कहते हैं। क्यों? कि वे ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण होता है। उसके बाद जो मान प्राप्त होते दाईं ओर के अंतिम सतह पर उसे कहते हैं अधातु, जो त्रिभुजाकार आकार में पड़े रहते हैं। उसका जो 18वां वर्ग होता है, जो 14 से के बाद जो 15 से जो 18 तक के जो तत्व होते हैं आप वहां पर देखेंगे, जो कि शुरुआत होते हैं 14 से और कहां से चालू होते हैं, 14 से चालू होकर 18 तक जाते हैं। वो आवर्त सारणी के जो स्तंभ होते हैं उसके 14 से 18 तक के जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, अधातु होते हैं, जो एक त्रिभुजाकार आकृति बना देते हैं, जिसमें आर्गन, नियान, जिनान, क्रिप्टान, रेडान, ये 6 जो तत्व होते हैं वे 18वें वर्ग में होते हैं, जिसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। अब कहा जाएगा कि भाई इससे समझ में आया कि अधिकतर जो धातुएं होती है वो किसकी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में। तो उनका कहां पर स्थान है, दाईं ओर होता है। सबसे पहले बताएंगे भाई कि ऊपर से दाएं से बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों के धात्विक गुणों में क्या होता है, कमी होती है, और एक ऐसी स्थिति जो त्रिभुजाकार होती है जिसका स्थिति का मान को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, जो व्हाइट कलर के बॉर्डर में दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से हम और भी बता सकते हैं, जैसे और हम क्या बता सकते हैं
इसके गुणों के बारे में हमने जैसे बताया 14 से 18 के बीच में होता है और यह क्या होते हैं, मुख्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो बोलेगा कहाँ पर है धातुओं का स्थान, तो दाईं ओर पे है उनका स्थान, ये सब आप बता सकते हो। धातुओं की खोज और कैसे हुई, देखो सबसे पहले कार्बन और सल्फर तो ऐसे धातु थे जिनकी खोज पहले हो चुकी थी। उसके बाद पाया गया कि सबसे पहले देखा जा रहा था कि जो अधातुएं होती हैं उन अधातुओं को लवाइजिए ने जो बताया कार्बन के बारे में, उनको जलाया और जलाकर बताया कि देखो कि CO2 गैस प्राप्त होती है। तो उसने पता किया कि लवाइजिए ने बताया कि यही कार्बन है, क्योंकि ग्रेफाइट को जला के देखा, हीरे को जला के देखा, तब बताया कि यह धातुएं हैं जो CO2 गैस मुक्त करती है। तो इसने फिक्स कर दिया कि ये कार्बन है। इसी प्रकार सल्फर के बारे में भी बताया गया। तो पता चला कि अधातुओं का जो आविष्कार हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि उस समय गैसीय अवस्था को, गैसों को जब कंटेन करके एकत्रित करने के रखने की बात आई तो वहां पर क्या हुआ, अधातुओं की आवश्यकता। तो वहां पर पता चल गया कि वहां पर जब गैसों को एकत्रित जला जलाकर गैसों को जब गैसीय अवस्था में रखा जा रहा था तो समझ में आ गया कि गैसों के द्रवित अवस्था में करने, गैसीय अवस्था में करने के लिए जिन जिन तत्वों की खोज रही थी उसमें से अधिकतर क्या थे, अधातु ही थे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मध्यकाल तक गैसीय पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। चूंकि अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में मिलती है, इसलिए उनकी खोज तभी हुई जब गैसों को प्राप्त करने के लिए एकत्रित करने की विधियां विकसित हुई। उससे पूर्व गैस अवस्था में कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया में गैसों के भाग लेने या उसके अभिक्रिया के बाद बनने का कोई समझा नहीं सका था। इसका कारण कई रासायनिक अभिक्रियाएं विशेषकर दहन की प्रकृति में समझाने में समय लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में हेल्स नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिकी ट्रफ का निर्माण किया, जिसके द्वारा दहन में एवं अन्य अभिक्रियाओं में उत्पन्न गैसों को इकट्ठा करना संभव हो सका और उपकरण की सहायता से हम पृथक कर उनका अध्ययन कर सके और इस प्रकार से अधातुओं की खोज संभव हुई। और सीले नामक एक स्वीडिश जो एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने 1771 में फ्लोरीन और 1774 में क्लोरीन गैस की खोज की थी। खोज के बारे में फ्लोरीन और क्लोरीन की खोज किसने की है, उसको स्वीडिश वैज्ञानिक सीले ने की थी। अक्रिय गैसें स्वतंत्र अवस्था में मिलती, मैंने बताया था, आर्गन, रेडान, जिनान, क्रिप्टान, बोरान, है ना, ये सभी। और अक्रिय गैसों की प्रकृति हमेशा स्वतंत्र होती है किंतु मात्रा अत्यंत अल्प होती है, इसी कारण इनकी खोज में समय लगा। कैवेंडिश ने 1785 में कुछ प्रयोग किए। उन्होंने जब वायु से नाइट्रोजन ऑक्सीजन को गैस को पृथक किया तब एक अज्ञात गैस के बुलबुले देखे, संभवतः वही आर्गन थी। किसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के गैस को अलग किया तो जो बुलबुले देखे उसे कहा आर्गन है, और यही क्या होते हैं, अक्रिय गैस होती है। इस नए तत्व को पहचानने में 100 से अधिक वर्ष भी लगे। 1894 में रैमसे और रेले नामक दोनों वैज्ञानिकों को देखा कि वायु से प्राप्त नाइट्रोजन का घनत्व शुद्ध नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है और निष्कर्ष में पहुंचे कि वायु में कोई और गैस शामिल है। उन्होंने सबको अलग अलग किया और इसका क्या नाम दिया, आर्गन नाम दिया। अक्रिय गैसें बताया था जैसे हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान की भी खोज की गई और 19वीं शताब्दी के अंत तक में इन सभी गैसों की खोज कर दिया गया। फिर आप बताएंगे धातुओं के रसायन के बारे में बताया था, जैसे मैंने अभी बताया धातुओं के रसायन के बारे में। क्या बताया हमने धातुओं के रसायन के बारे में? धातुओं के रसायन के बारे में हमने बताया कि आवर्त सारणी में अधातुएं 14 से 18वें के मध्य में है, मैंने बताया आपको। अर्थात इन अधातुओं को परमाणु के बाहरी, या ऐसा बोल सकते हैं जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, अधातुएं कहलाती हैं। आप जानते हैं कि धातुएं धातुओं की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है और जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है वो होता है फ्लोरीन, याद रखिएगा है फ्लोरीन। किंतु
प्रत्येक अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता भी भिन्न होती है। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.01 से 4.1 के मध्य होता है। इसका ऋणात्मकता का मान 2.01 से 4.1 के मध्य होता है। आवर्त सारणी में हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती, बाएं से दाएं जाने पर, सीधे हाथ की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए आवर्त सारणी में 17 के तत्व अधिक ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है? क्योंकि ऊपर से बाएं से दाएं की ओर जा रही है, इसलिए बढ़ती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है, इस बात को मैंने अभी बताया। और ऑक्सीजन के और क्लोरीन का मान भी लगभग आसपास होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान यह निश्चित करता है कि एक अधातु किसी धातु अथवा अन्य अधातु से किस प्रकार से अभिक्रिया कर सकती है। अधातु और धातुओं के बीच में अभिक्रिया करेंगे। अधातुओं और धातुओं के बीच क्रिया, जैसे धातु है, मान लिया जाए मैग्नीशियम, ये हो गया मैग्नीशियम। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि O2 ऐसा रहता है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2MgO। इसी प्रकार बताएंगे Na है तो Cl हो जाएगा, तो हो जाएगा NaCl, यहाँ पर भी 2 होगा, और चूंकि Cl2 और ये 2Na तो दोनों होंगे, तो ये हो जाएगा 2NaCl। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं क्या, कैल्शियम के बारे में बताएंगे, Ca और Ca के साथ इसका फास्फोरस का प्रयोग कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा C3P2, Ca3P2। अब इसको संतुलित कैसे करें, यहाँ पर अगर मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से देखें कैल्शियम फास्फोरस या फास्फाइड कहते हैं, कैल्शियम इसको फास्फाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से और भी देख लेते हैं, Fe का S के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, FeS हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हैं। तो ये था अधातु, अर्थात ये धातु है और ये धातु है। इस प्रकार से इनके बीच में क्रियाओं को हम बता सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारी अगली जो बिंदु है, बात करेंगे जिस पर अधातुओं की आपस में क्रिया। आपस में क्रिया का तात्पर्य होता है सब अधातु हैं। कार्बन है, क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो CCl4 बनाता है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ये 4 है तो 4 कर दिया हमने। अगर और बढ़ाना है 2C, यहाँ पर CC है तो यहाँ पर 2 हुआ तो 4 दूनी 8, तो इसको कितना पड़ेगा 4 दूनी 8। इस प्रकार से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो CO2 बनाता है, गैसीय अवस्था। सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार जब अधातु आपस में क्रिया कर रहे हैं तो उनकी क्रियाएं क्या होती हैं, तो बताएंगे। हम जानते हैं कि अधातु जब आपस में क्रिया करती है तो यह सहसंयोजी यौगिक बनाती है। कौन सा यौगिक बनाती है, सहसंयोजी यौगिक बनाती है। तो बता देना, अधातुएं आपस में क्रिया करती है और अधातुएं अनेक सहसंयोजी यौगिक बनाती है। जहां हम केवल क्या किए हैं, क्लोरीन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में हम क्रिया करके इनके अध्ययनों के बारे में जानकारी दिए हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक क्रियाकलाप दिया गया है, एक क्रियाकलाप है और उस क्रियाकलाप का अध्ययन हम चाहते हैं कि आप स्वयं करें और उसे अच्छे से पढ़ के समझें।
तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, इस धातु की ऑक्साइड की प्रकृति को क्या करेंगे, आप स्वयं अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह क्रियाकलाप है। उस क्रियाकलाप को आप अध्ययन करें और उसको याद करें। इसके अलावा आता है कुछ प्रमुख धातुएं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। इनके नाम पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इनमें से कोई समानता दिखाई देती है? इन सभी के नामों के अंत में जन आता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वास्तव में जन एक ग्रीक भाषा के जेनेस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बनाने वाला। जैसे हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो का अर्थ होता है पानी तथा जेनेस अर्थात बनाने वाला, अर्थात हाइड्रोजन का मतलब पानी बनाने वाला होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ जल बनाने वाला है, पानी बनाने वाला था। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तब माना गया था इसमें अम्ल बनते हैं और इस आधार पर इस तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया था। पृथ्वी में लगभग 70% भाग पर क्या है, जल है तथा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हमारे आसपास वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, इसलिए इन तीनों तत्वों को वो क्या कहते हैं, वायु और जल के लिए भी तत्व कहा जाता है। कार्बन के साथ मिलकर ये तीनों तत्व अनेक ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जीवन का आधार है और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये पूरा चैप्टर क्या था, हमारा थ्योरी था और यही तक था। इसके बाद हमारा चैप्टर नहीं है, जो उसमें प्रयोगशाला विधि थी वह कट चुकी है, जिसको हमें अध्ययन नहीं करना है। तो ये चैप्टर यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ छोटा वीडियो में आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो मैं कलीम आपसे आज विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।